हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के साइंस के सेकंड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक और वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो सेकेंड चैप्टर का एक्सरसाइज है हम लोगों ने उसको भी सॉल्व कर लिया। और आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 MCQs पढ़ने वाले हैं। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न के, आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लास 9th और 10th का, लेकिन क्लास 9th का तो आपको पूरा ही हिंदी मीडियम में मैथ और साइंस मिलने वाला है। 10th का आपको इंग्लिश मीडियम में मैथ मिल जाएगा। ठीक, और हमारा एक दूसरा चैनल भी है सूर्या ट्यूटोरियल्स #एजुकेशन के नाम से, जिसमें आपको यही सारी चीज़ें क्लास 9th की और 10th की सब कुछ इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल्स में जा कर के। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको इसका PDF चाहिए या हमारे किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ पे ज्वाइन करिए। फिर जैसे ही वहाँ पे आप हमें मैसेज करेंगे, हम आपको तुरंत ही जिस चीज़ का कहेंगे हम आपको उसका PDF दे देंगे। ठीक, तो आप किसी भी चैप्टर का इस वीडियो में, मतलब इस पूरे चैनल पे जितने भी वीडियो पड़े हैं, उसका कोई भी PDF चाहिए आपको तो आप हमें वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, यानी बहुविकल्पी प्रश्न को शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों ने एक काम किया है कि जो भी आपका आंसर है, ठीक, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, तो जो इसका आंसर है हमने उसको जो है किसी भी तरीके से ख़राब कर दिया है, जिससे कि आपको ये दिखे ना कि कौन सा आंसर है। तो हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोग ट्राई करिएगा कि कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करिएगा। कैसे आंसर देंगे, जैसे पहले का अगर ए सही है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 2 3 करके है, इस तरीके से 30 क्वेश्चन है, तो अगर पहले का ए सही होगा तो आप लोग कमेंट में जा करके फर्स्ट का ए, 2 का सी, इस तरीके से लिख करके जो है सब लोग ट्राई करिए, देखते हैं किसका कितना सही होता है। ठीक, तो आप लोग इस तरीके से ट्राई करिए। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे मेरे टिक करने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोग ये समझ पाएंगे कि आप कितना सही पढ़े हैं। अगर आपने हमारा पिछले वीडियो देखा होगा तो आई होप आप बहुत ही अच्छे से सभी MCQ को सॉल्व कर लेंगे और सब कुछ आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत हो गया प्रचार, हम लोग आते हैं काम की बात पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। अब आप ये समझिए कि कौन सा तत्व नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पदार्थ हमारा 2 तरीके का होता है। ठीक, ये चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार बताने जा रहा हूँ। ठीक, देखते हैं। पदार्थ हमारा जो है 2 तरीके का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। और जो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है उसके बारे में बात करें तो ये 2 तरीके का होता है, तत्व और यौगिक। ठीक, तत्व और यौगिक। तब तक आप लोग कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। धातु, अधातु, उपधातु और कोलाइड विलयन। ठीक, 4 ऑप्शन है। अब आपको पता होगा कि तत्व में 3 तरीके के होते थे, जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा। पहला था हमारा धातु, ठीक, धातु। दूसरा था अधातु और तीसरा था हमारा उपधातु। तो धातु, अधातु और उपधातु ये तीनों हमारे तत्व हो जाएंगे। और हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सबको? ठीक, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक, तो हर एक आंसर को मैंने पहले से लिखा हुआ, लेकिन मैंने उसे ढक दिया है, जिससे कि आप लास्ट में जब आपको ये PDF मिलेगा तो आपको सब कुछ सही मिलेगा। ठीक, अब इसी तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड को ट्राई करिए। इसमें है निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। अब पूछा जा रहा है कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। सोडियम, ये सावित नहीं होता है, स्रावित जल होता है। ठीक, स्रावित जल, कार्बन डाइऑक्साइड और गंगा जल। 4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। अब आपको पता होगा कि शुद्ध पदार्थ अगर होगा तो या तो वो तत्व होगा, या यौगिक होगा, या धातु होगा, या अधातु होगा, या उपधातु होगा। तो ये अगर ना हो तो वो अशुद्ध होगा। ठीक, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है, यानी अशुद्ध कौन सा है।
सोडियम, सोडियम आपको पता होगा कि Na का सिंबल होता है, तो ये तो हमारा शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। ट्राई कर लिए सब लोग, ठीक। तो देखते हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका सोडियम है ये आपका शुद्ध पदार्थ है। स्रावित जल, क्योंकि जल है यानी H2O है तो यौगिक है, तो शुद्ध पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी फार्मूला होता है CO2, तो ये भी आपका यौगिक है यानी ये शुद्ध पदार्थ है। तो बचा कौन हमारा, लास्ट वाला गंगा जल, ठीक। ये हमारा एक तरीके का अशुद्ध पदार्थ होता है। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि सर गंगा जल को आप लोग अशुद्ध बोल रहे हैं, ये कौन सी बात है, हाय रे दैया दैया, ऐसा कुछ ना करिएगा। उसके पीछे कारण ये है कि हमें साइंटिफिकली बताना है कि कौन सा शुद्ध पदार्थ है, कौन सा अशुद्ध है, ठीक। वैसे सबसे ज़्यादा शुद्ध जो है गंगा जल को हम लोग मानते हैं। शुद्ध तो नहीं मानते, लेकिन हाँ पवित्र जरूर मानते हैं, ठीक। तो अगली बार आप लोग जाइएगा जब गंगा जल स्नान करने, तो पानी मत पीजिएगा, क्योंकि वो शुद्ध नहीं होता है। पवित्र होता है पर शुद्ध नहीं होता है, ठीक। इसीलिए गंगा जल अशुद्ध है। क्लियर, यहाँ से आप लोग को ये क्वेश्चन भी याद रहेगा, ठीक, इस कहानी से। क्वेश्चन नंबर 3, इसे आप लोग ट्राई करिए। निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है। अब आपसे पूछा जा रहा है शुद्ध पदार्थ कौन है। समुद्र जल, गंगा जल, इनमें से कोई नहीं, स्रावित जल। ऊपर से अगर आप मैच करेंगे तब भी आप सही आंसर दे देंगे, ठीक। तो आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है, स्रावित जल, ठीक। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ये स्रावित जल शुद्ध पदार्थ था, सोडियम भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था, अशुद्ध ये था। तो यहाँ से भी अगर आप मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शुद्ध पदार्थ हमारा जो है स्रावित जल होता है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित 2 अघुलनशील द्रव के मिश्रण को पृथक किया जाता है। 2 अघुलनशील द्रव यानी जैसे तेल हो गया हमारा और हमारा पानी हो गया, तो ये क्या हमारे 2 अघुलनशील द्रव हैं। तो इस तरीके के मिश्रण को पृथक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। पहला ऑप्शन है पृथक्कारी कोप द्वारा, दूसरा है प्रभाजी आसवन द्वारा, तीसरा है सरल आसवन द्वारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा इस चैप्टर को वो लोग बता पाएंगे, ठीक। तो अनबॉक्सिंग करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पृथक्कारी कोप द्वारा, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं पृथक अपकेंद्रीकरण द्वारा। आप लोग को याद होगा, ठीक। उसमें एक पृथक्कारी कीप होता था, इसी वजह से उस मेथड को हम लोग पृथक्कारी कोप भी बोलते हैं, ठीक। पृथक्कारी कीप होता है, कोप नहीं होता ये, ठीक। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है किस मेथड से, क्रिस्टलीकरण द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से वो आराम से ट्राई कर पाएंगे। सब लोग कमेंट बॉक्स में ट्राई करिए, ठीक। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि क्रोमेटोग्राफी द्वारा जो है हम लोग काली स्याही में जो डाई उपस्थित होता है यानी जो इसमें रंग उपस्थित होता है उसको हम लोग पृथक करते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2 घुलनशील द्रव के मिश्रण को पृथक किया जाता है। देखिए ऊपर वाले में क्या था, 2 अघुलनशील द्रव थे। 2 अघुलनशील द्रव थे तो हम लोगों ने क्या किया, उसको अलग किया, जैसे तेल और पानी। अब 2 घुलनशील द्रव, जैसे अगर मान लें हम पानी हो गया, दूध हो गया हमारा, ठीक। तो इस तरीके के सिस्टम को हम लोग किस तरीके से अलग करते हैं, आई होप आप सबको पता होगा। पहला ऑप्शन है सरल आसवन द्वारा, सेकंड ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण द्वारा या फिर क्रोमेटोग्राफी द्वारा, तीसरा है अपरिवर्तित रह सकता है, मतलब हो सकता है हम इसको अलग ही ना कर पाए। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। तो चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सरल आसवन द्वारा, ठीक। हम लोगों ने पढ़ा था 2 घुलनशील द्रव के मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग सरल आसवन का यूज करते हैं, जिसमें कि जो है टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। याद है, जिसमें हम लोगों ने एसीटोन और वाटर को अलग किया था। और इसके बाद वाला हम लोगों ने पढ़ा था फिर प्रभाजी आसवन, जिसमें कि टेम्परेचर डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है, वो भी 2 घुलनशील द्रव को ही अलग करता है, ठीक। आई होप आपको इतना याद होगा, नहीं होगा तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का, देखिए क्वेश्चन आ ही गया, ये क्वथनांक है, ठीक। है कहाँ गया, क्वथनांक है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है
उनके मिश्रण को पृथक किया जाता है? सरल आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? ये चीज़ तो आपको पता होगा। अभी हम ऊपर ही जस्ट बात किए कि अगर डिफरेंस ज़्यादा होता है तो सरल आसवन का यूज करते हैं। जब 25 केल्विन से कम का डिफरेंस होता है और दोनों ही घुलनशील द्रव होते हैं तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ठीक, कमेंट में बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी यानी प्रभाजी आसवन का यूज करते हैं। ये अभी मैं आपको ऊपर भी बता रहा था। ठीक, इसका आप लोग को PDF मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। सब लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, सब हो जाएगा। ठीक, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। वायु के पटक गैसों में पृथक करने के लिए द्रवित वायु का क्या करते हैं? यानी वायु में जो बहुत सारे गैसें मिश्रित होती हैं, मिली हुई होती हैं, उसमें अगर हम लोग चाहें तो जो हमारा द्रवित वायु है, यानी जो हमारा जो वाष्पित उसको क्या बोलते हैं, जलवाष्प है, ऐसा वायु जो हमारा वाष्प के रूप में, द्रव के रूप में, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुल मिला जुला करके जो हमारे वायु में, हमारे वायुमंडल में वायु होता है, उस वायु में पानी भी होता है, जलवाष्प भी होता है, कुल मिला जुला करके। ठीक, जिसको द्रवित वायु बोल रहे हैं, उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ठीक, अब आपको पता होगा कि भाई जो वायु है उसमें जलवाष्प मिला होता है, उसमें बहुत सारी गैसें भी मिली होती हैं, तो हमको हमको क्या करना है कि हाँ, वायु में जो गैस मिली हुई है उसको पृथक करना है। ठीक, क्लियर हो गया? किस मेथड से करते हैं? आई होप आप सब ने पढ़ा होगा। ऑप्शन है आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, भाप आसवन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रभाजी आसवन द्वारा। ठीक, क्योंकि जब वायु में जो गैसें मिली हुई होती है, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इन सब का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो 25 केल्विन से कम होता है। टेम्परेचर डिफरेंस यानी बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस, क्वथनांक का जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वायु में गैसों का, वो बहुत कम होता है। इस वजह से हम लोग उसको अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन का यूज करते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कोलाइडी विलयन कौन है? कोलाइड कौन है? चोकर का विलयन, नमक का विलयन, हवा या बादल? ठीक, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, चेक करते हैं। ऑप्शन डी, जो बादल है हमारा, वो हमारा एक तरीके का कोलाइडी विलयन होता है। ये हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि कोलाइडी विलयन के कणों का जो है क्या होता है, उनमें हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सब लोग कमेंट बॉक्स में ट्राई करिए। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? पेड़ का काटना, लकड़ी का जलाना, लोहे में जंग लगना, या नमक को जल में घोलना है? निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक, सब लोग ट्राई करिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन सी, लोहे में जंग लगना का एक तरीके का भौतिक परिवर्तन है। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो पिछले वाले जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था, उसमें हम लोग जब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को अलग कर रहे थे, तो उसमें लोहे में जंग लगाना हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन होता है, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन होता है। तो होता ये है कि लोहे में जंग लगना एक तरीके का भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है, लेकिन ज़्यादातर टाइम इसको हम लोग भौतिक परिवर्तन में रखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। ठीक, तो समय के साथ आपको खेल जाना है बस। आप लोग ये सब कुछ एक्सेप्शंस हैं, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल याद रखिए सब लोग इसको। द्रव अधातु के युग्म को पहचाने, युग्म यानी जोड़े को पहचाने। ठीक, तो द्रव धातु हो और एक द्रव अधातु है, ऐसा कौन सा जोड़ा है? पहला है पारा और सल्फर, दूसरा है लिथियम और क्लोरीन, चौथा है पारा और ब्रोमीन, डी है सेलेनियम और ब्रोमीन। सब लोग कमेंट बॉक्स में ट्राई करिए। ठीक, अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पारा है हम लोगों ने पढ़ा था उस टाइम पे कि पारा हमारा एक धातु है, लेकिन ये द्रव अवस्था में होता है। ये एक्सेप्शन था जब हम लोग धातु पढ़ रहे थे, याद है आपको? और अधातु में हम लोगों ने ब्रोमीन को पढ़ा था, जो कि ये भी एक द्रव अवस्था में होता है, लेकिन ये अधातु होता है। क्लियर? इसी तरीके से अधातु में हम लोगों ने किसको पढ़ा था? ग्रेफाइट को, जो कि विद्युत का सुचालक था। बाकी सभी चीज़ें हमारी विद्युत की कुचालक थी। याद आ रहा है कुछ? जो लोग हमारा वीडियो देखे हैं उनको पता होगा।
अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक अधातु है? देखो आ भी गया, ठीक। धातु में हम लोग अच्छे से पढ़े थे, एक एक्सेप्शन था। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक अधातु है? अभी हमने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है। अब आई होप सब लोग टिक कर लेंगे, ठीक। तांबा, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट या आयोडीन, 4 ऑप्शन है, ठीक। सबने सही बताया होगा आई होप। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपका एक तरीके का अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है। ये सिर्फ एक्सेप्शन है, बाकी इसके अलावा जितने भी हमारे अधातु होते हैं वो सभी कुचालक होते हैं। लेकिन जो हमारा ग्रेफाइट होता है ये अकेला ऐसा अधातु है जो कि सुचालक है, ठीक। अब फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन उपधातु है? उपधातु का हम लोग परिभाषा तो नहीं पढ़े थे, कह सकते हैं, सिलेबस में आपके नहीं है। उपधातु का हम लोगों ने वो पढ़ा था, कुछ उसके एग्जाम्पल्स पढ़े थे और कुछ गुणधर्म पढ़े थे, ठीक। तो कौन सा है इसमें से आपको बताना है। सोना, चांदी, सोडियम, जर्मेनियम। सब लोग कमेंट बॉक्स में ट्राई करिए, ठीक। अनबॉक्सिंग करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जर्मेनियम, क्योंकि सोना आपका धातु है, चांदी भी आपका धातु है, सोडियम भी आपका एक तरीके का अधातु है। धातु या अधातु में आ रहे हैं, लेकिन जो आपका जर्मेनियम है, आप ऐसे याद रखिए कि देखिए ये धातु है, ये धातु है, या धातु है, लेकिन जो आपका जर्मेनियम है आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि उपधातु है। जर्मेनियम हो गया हमारा, या हम लोगों ने 1-2 और एग्जाम्पल पढ़े थे, याद है आपको, ब्रोमीन हो गया। ये सब हमारे, सॉरी ब्रोमीन नहीं कर रहे हैं, वो जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब हमारे उपधातु हैं, ठीक। आपको पता होगा। गलती हो गई, सब छू छू छू, ठीक। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इनमें से कौन उपधातु है? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है सोडियम, चौथा है जर्मेनियम, ठीक। जो हम लोगों ने पढ़ा था तो इसे अच्छे से पढ़ा था। आई होप सबने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया होगा। जर्मेनियम जो है आपका वो एक तरीके का उपधातु है, क्लियर। अब इसी तरीके से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो बनता है, क्या बनता है? ऑप्शन ए मिश्रण, बी है उपधातु, सी है यौगिक, और डी है इनमें से कोई नहीं। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, ठीक। सबको पता है, यौगिक बनते हैं, क्लियर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। इसमें है, निम्नलिखित में से किसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव है, परिक्षेपण माध्यम ठोस है? अब आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा कोलाइड में, तो वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, ठीक। ये बिल्कुल विलेय और विलायक के जैसे होते हैं। तो आई होप उसमें फिर हम लोगों ने एक सारणी पढ़ा था, एक टेबल था, हमने आपको बताया था कि आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, तो यहाँ पे आपसे वही पूछा जा रहा है, ठीक। सब लोग कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताइए, वीडियो को रोक करके बताइएगा, ठीक। तो आई होप सबने सही आंसर टिक किया होगा। जेल, जो आपका जेल है वो, इसमें क्या होता है, जेल में जो हमारा परिक्षिप्त अवस्था होता है वो द्रव होता है, परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है, यानी ठोस में द्रव होता है, ठीक, क्लियर। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। शुद्ध सोना मुलायम होता है, हम सबको पता है। उसे दृढ़ बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन सी धातु मिलाते हैं? अब आपको एक चीज़ और पता चलेगा आज, ठीक, कि जो हम लोग, आपको पता होना चाहिए कि जो सोना होता है, शुद्ध सोना बहुत ही मुलायम होता है। हम चाहें तो उसे हाथों से खींच सकते हैं, बहुत खींच सकते हैं, एकदम शुद्ध होगा तो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसे भाई थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं। तो दृढ़ बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाते हैं, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है तांबा, बी है लोहा, सी है सोडियम, और डी है पारा, ठीक। तो आई होप सबको पता होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे हम लोग इसमें तांबा मिलाते हैं, क्लियर।
तो आज से आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो लोग सोना यूज करते हैं आप में से, वो लोग समझ लीजिएगा कि आपका सोना शुद्ध नहीं है, उसमें तांबा मिला हुआ है। ठीक, हालांकि वैसे भी शुद्ध नहीं मिलता है, आपके में तो कुछ ज़्यादा ही मिला होगा। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? और अगर रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन ए पूछा जा रहा है दूध का जमना, बी है दही का बहुत खट्टा हो जाना, दूध से मक्खन बनना, दूध से पनीर बनना। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ठीक, सब लोग बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है, दूध से मक्खन बनना। ठीक, ये आपका एक तरीके का भौतिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्लियर हो गया। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, तब जा कर के आपको चीज़ें याद रहेंगी और समझ में आएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन विलयन नहीं है? पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा है पीतल, तीसरा है तांबा, चौथा है शरबत। 4 ऑप्शन है, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए निम्नलिखित में कौन विलयन नहीं है। विलयन हमारा क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण ना हो यानी कैसा मिश्रण हो? विषमांगी मिश्रण हो। और विषमांगी मिश्रण होने का मतलब या तो कोलाइड हो या फिर निलंबन हो। क्लियर, इतना हिंट दे दिया हूँ, अब सब लोग सही टिक करिए। ठीक, टाइम आपका फिनिश हो जाता है। आपका जो तांबा है वो एक तरीके का विलयन नहीं है। ठीक, क्योंकि तांबा आपका क्या है? मिश्रण है, एक तरीके का, समझ रहे हैं ना, विषमांगी मिश्रण है। क्लियर। ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आएंगी। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर कर पाएंगे। बाकी मैं अपनी तरफ से जितना कोशिश हो सकता है मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो अब लोग देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। चाक को पीस कर जल में घोलने पर क्या होता है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई होप सब कर लेंगे। समांगी विलयन, निलंबन, कोलाइडी विलयन या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चाक को पीस कर जल में घोलने पर क्या होता है? बिल्कुल वही। ठीक, आई होप सबकी ज़ुबान पे होगा वो चीज़, निलंबन। ठीक, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग पानी में जब मिट्टी को डालते हैं तो वो भी हमारा निलंबन का उदाहरण है। बिल्कुल वैसे ही चाक को पीस करके जब हम लोग पानी में डालेंगे तो वो भी निलंबन ही होगा। हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, यानी हम लोग का 1/3 यहाँ पे सिस्टम खत्म हो चुका है। ठीक, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? कौन सा मिश्रण है? ठीक, ये बात पूछा गया। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी वायु। सब लोग बताइए। जो आपका जनरली जो मिश्रण होता है वो आपका अशुद्ध पदार्थ होता है, ये बात आप याद रखिए। ठीक, जो शुद्ध पदार्थ होता है वो आपका तत्व होता है, यौगिक होता है, धातु होता है, अधातु होता है, उपधातु होता है। ये चीज़ हम बार बार बता चुके हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वायु। क्योंकि चांदी क्या है हमारा? Ag। ठीक, इसका सिंबल है, अगर सिंबल है तो ये तत्व है, तत्व है तो ये शुद्ध पदार्थ है। ठीक, मिश्रण नहीं है। हाइड्रोजन H, इसका भी सिंबल होता है। जल H2O यौगिक है, यानी ये भी शुद्ध पदार्थ है। तो बच्चा वायु हमारा अशुद्ध पदार्थ होगा, यानी ये हमारा मिश्रण है। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन आई होप बढ़िया है, सब लोग इसे ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। थोड़ा टाइम ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। सोरे की जल में विलेयता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 13.15 है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए? इसमें पूछा जा रहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है सोरे की जो विलेयता है वो 13.1 है। इसी ताप पर यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही 10 ग्राम जल में, कितना जल है अब? 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि जल जो है आपका विलयन आपका संतृप्त बन जाए। सब लोग ट्राई करिए। ठीक, आई होप सबने ट्राई किया होगा।
तो ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा 3.15। ठीक, अब ये कैसे होगा, अगर हम लोग 13.15 में 10 से डिवाइड करें कि कितना ग्राम जल है हमारा, 10 ग्राम जल है। ठीक, 100 ग्राम जल की बात की गई थी। आप ऐसे समझिए, जब 100 ग्राम जल था सोरे की जल में मिले था। ठीक, जब भी बात होता है विलयन वगैरह की, संतृप्त विलयन की, जो भी चीज़ होती है हमेशा वो 100 ग्राम पर ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक, भले ही क्वेश्चन में ना दिया गया हो। तो 100 ग्राम जल में जो है 13.15 विलेयता है। तो अगर इसको हम लोग 10 ग्राम जल कर देंगे तो विलेयता भी क्या हो जाएगा, जैसे ये 100 से 10 हो गया, 1/10 हो गया, तो ये भी 1/10 हो जाएगा, यानी 13.5 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 3.15। क्लियर, आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, सही नहीं है यानी कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। ठीक, ऑप्शन ए, तत्व समान कणों से निर्मित होते हैं, यौगिक भिन्न भिन्न कणों से निर्मित होते हैं, एक बात ये है। ऑप्शन बी है, यौगिक के कण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। आप लोग बार बार इसको पढ़ करके तब ट्राई करिएगा। ठीक, क्वेश्चन को मतलब वीडियो को रोक करके कमेंट बॉक्स में सही आंसर दीजिए प्रैक्टिस करने के बाद। ऑप्शन सी है, तत्व सरल पदार्थों में विभाजित नहीं हो सकते, यौगिक सरल पदार्थों में विभाजित हो सकते हैं। ऑप्शन डी है, गर्म करने पर यौगिक अपने तत्वों में विघटित हो जाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा गलत है इनमें से। आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। अनबॉक्सिंग करने में पता चला कि ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट है। मतलब निम्नलिखित में, वैसे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है यानी कौन सा गलत है। तो ये जो बात लिखी गई है ये बात गलत है, ये ऑप्शन सही है लेकिन ये बात गलत है। बाकी बातें देखिए सही है। ऑप्शन ए देखिए, तत्व समान कणों से निर्मित होते हैं, ये बात सच है। तत्व हमारे क्या होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे H2 क्या है हमारा, गैस है। ये तत्व क्या, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर के बना है सिंगल बॉन्ड से। ठीक, यौगिक भिन्न भिन्न कणों से निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे H2 हो गया तो इसमें एक हाइड्रोजन है, दूसरा अणु हमारा ऑक्सीजन है, तो ये भिन्न भिन्न कणों से मिलकर बना है, ये बात सही है। ऑप्शन बी, यौगिक के गुण उनके अवयवी गुणों से भिन्न भिन्न होते हैं, ये बात सही है। यौगिक जैसे H2O का गुण जो होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होगा, ये बात भी सही है। ऑप्शन सी, तत्व सरल पदार्थों में विभाजित नहीं हो सकते हैं, ये बात भी सही है, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा। ठीक, यौगिक सरल पदार्थों में विभाजित हो सकते हैं, बिल्कुल, जैसे H2O है इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, यानी बात ए की भी सही है, बात बी की भी सही है, बात सी की भी सही है, लेकिन हमें चाहिए जो बात गलत हो। तो ऑप्शन डी जो दिया है वो गलत बात बोला गया है, तो इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्न में कौन मिश्रण नहीं है, ध्यान से ट्राई करिएगा सब लोग, कौन सा मिश्रण नहीं है। बारूद, चीनी, नमक का विलयन, ये क्लियन लिखा है, विलयन होगा, आप लोग इतना समझते होंगे। ठीक, कोलाइड, कोलाइड लिखा है। ये हिंदी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि टाइप करने में गलतियां बहुत हो जाती हैं, फिर भी आप लोग ट्राई करिए। निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है, मैं आपको फिर हिंट दे दे रहा हूँ। मिश्रण नहीं है का मतलब कौन सा शुद्ध पदार्थ है, यानी तत्व है या फिर यौगिक है। ठीक, आई होप सबने सही आंसर दे दिया होगा। चीनी जो है आपका वो मिश्रण नहीं है, क्यों, क्योंकि चीनी हमारा एक तरीके का यौगिक है। यौगिक इसलिए है क्योंकि चीनी का रासायनिक फार्मूला होता है। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में कौन यौगिक है, यौगिक कौन सा है, आपको पता होगा। यौगिक वही होता है जिसका केमिकल फार्मूला होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी आपका हवा है। आई होप सबने सही टिक किया होगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में सब लोग ट्राई करते रहिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन आपका O2 होगा, नाइट्रोजन आपका N2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2 होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट। बाकी दोनों क्या हैं, बाकी हमारा ये दोनों तत्व हैं। ठीक, ये वाला यौगिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग जब हम लोग विलेन की सांद्रता पढ़ रहे थे पिछले वाले वीडियो में, उसमें हम लोगों ने सब कुछ ये चीज़ डिटेल में डिस्कस किया है। तो वह विलेन के 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलेन की सांद्रता होगी। ठीक, वह विलेन के लिखा है। इसमें आप मान लीजिए कुछ भी हो, आप ये मान लीजिए ना कि 40 ग्राम आपका जो है ये आपका विलेय है। ठीक, और आपका जो विलायक है वो है आपका 320 ग्राम। क्लियर। अब आप लोग बताइए, क्या हम लोग विलेन की सांद्रता नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। ठीक, सब लोग ट्राई करिए। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, विलेन की सांद्रता बराबर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। याद है सबको? ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा देखिए, विलेय का द्रव्यमान हमें पता है 40 ग्राम बटा विलायक का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान चाहिए। विलयन बनता किससे है? विलेय से और विलायक से। तो अगर हम लोग विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान कर दें तो हमें विलयन का द्रव्यमान मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 320 प्लस 40 360। तो विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा 360। और आपके इस फार्मूले में इंटू 100 भी था, क्योंकि परसेंटेज में आंसर पूछा गया है, तो इंटू 100 कर लेंगे। ठीक, कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप लोग इसे काटिए, क्या बचेगा? 9 चौ 36, तो 100/9। 100/9 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? ये आपका आंसर आने वाला है, देखिए कहाँ गया, ऑप्शन बी 11.11% जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सोच लेते हैं सही है कि नहीं एक बार के लिए। चलो 36 1090। ठीक, तो इस तरीके से जो है हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग 100/9 करेंगे तो 11.111% आएगा। ठीक, तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वह विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं कहलाते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, क्योंकि जैसे ही आप ये वर्ड निलंबित देखेंगे आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं अगर आप हमसे पढ़े हैं। ऑप्शन है आपका निलंब, ऑप्शन बी है कोलाइड, ऑप्शन सी है सत्य विलयन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, सब लोग ट्राई करिए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, निलंब। ठीक, ये निलंब लिखा है, ये निलंबन ही होगा। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं निलंब, निलंबन। ठीक, तो निलंबन में क्या होते हैं? उसके कण निलंबित रहते हैं, यानी लटके रहते हैं। ठीक, आप डायरेक्ट भी समझ सकते होंगे यहाँ से। बाकी आप लोग चाहे तो इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं एक बार फिर से, और वीडियो को रोक करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक, समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जब एक घने जंगल में आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो हम क्या अवलोकन करते हैं? इसमें बोला जा रहा है कि जंगल के आच्छादन से, यानी मान लो बहुत सारे जंगल में पेड़ हैं और वहीं से कहीं पे थोड़ा सा रास्ता मिल जा रहा है सूर्य का प्रकाश आने के लिए, तो क्या होगा? जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, थोड़ा सा रास्ता मिलेगा उसको, तो धूल के कण जो भी होंगे उस जंगल में वो हमें दिखाई देने लगेगा सूर्य के प्रकाश के साथ, यानी हमें यहाँ पे टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जब टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर? ऑप्शन ए आपका था कॉम्पटन इफेक्ट, बी था टिंडल इफेक्ट, सी था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी था
इनमें से कोई नहीं। तो आप चाहे तो वैसे भी ऑप्शन बी ही टिक करते, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये तो आप पढ़े नहीं हैं, ठीक। तो टिंडल इफेक्ट पढ़े थे, तो वैसे भी आप ऑप्शन बी टिक कर सकते थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में किसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। देखिए ये चीज़ हम पहले भी पढ़ा चुके थे, ठीक। आई होप सबको याद होगा। ऑप्शन है जल का उबलना, ऑप्शन बी है नमक का पोल बनना, पोल नहीं ये घोल रहेगा, ठीक। नमक का घोल बनना, घ है, नमक का घोल बनना। ऑप्शन सी है आपका दहन, और ऑप्शन डी है झिलमिलाती लौ के साथ मोमबत्ती का जलना। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक। कमेंट बॉक्स में ट्राई करिए सब लोग, ठीक। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी मोमबत्ती का जलना। जब मोमबत्ती जलता है तो ये आपका एक तरीके का भौतिक परिवर्तन और साथ में रासायनिक परिवर्तन भी होता है। क्लियर। अब इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा आपका 30। तो इसमें बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सी धातु हथेली की गर्मी से पिघल जाती है। ऐसी कौन सी धातु है इनमें से जिनको हम लोग हाथ पे रखेंगे तो पिघल जाएगा। ऑप्शन है आपका बोरान, बी है एल्युमिनियम, सी है गैलियम, और डी है थैलियम। 4 ऑप्शन है, सब लोग ट्राई करिए, ठीक। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो आपका गैलियम धातु होता है, इसको अगर हम लोग हाथ पर रखेंगे तो ये पिघल जाएगा, यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ऑप्शन ए नमक का घोल, ऑप्शन बी स्टार्च का घोल, ऑप्शन सी तुतिया का घोल, ऑप्शन डी पारा। अब मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ कि टिंडल इफेक्ट वही दिखाते हैं जो हमारे कोलाइडी विलयन होते हैं, तो इसमें से जो कोलाइडी विलयन होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, स्टार्च का घोल। जो आपका स्टार्च होता है वो आपका एक तरीके का कोलाइडी विलयन होता है। जैसे हमारा दूध, रक्त, स्टार्च, ये सभी हमारे कोलाइडी विलयन है, यानी इन सभी में हमको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर। तो आई होप आप सबको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको यही सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम में पढ़नी है तो हमारा एक दूसरा वेबसाइट भी है, सूर्या ट्यूटोरियल्स #एजुकेशन के नाम से, यानी दूसरा चैनल भी है, उसमें आपको यही सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम में मिलती हैं, ठीक। तो आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।